सेकेंड एपिसोड शुरू करते हैं। वो दोनों इस वक्त मॉल के सामने खड़ी थी, फिर वो दोनों मॉल के अंदर चली गई। हूर और मिशेल, तुम दोनों यहाँ पर? अभी अंदर आई थी कि अपने अकब से आती है किसी जानी पहचानी आवाज़ पर मुड़ी। सामने खड़ी लड़की ब्लू पैंट और वाइट शर्ट पहने, बाल खोले, हल्का से मेकअप के साथ सामने किसी खड़ी थी और उसके साथ लड़का था। तुम दोनों और इतना बड़ा मॉल, हैरत है। वो मशे की क्लास वालों थी। वो जानती थी कि ये दोनों इतनी अमीर नहीं है कि माल से कुछ खरीद सके, इसलिए मजाक बनाने को खड़ी हुई। हूर ने मुठ्ठियाँ भेज ली। वो नहीं चाहती थी कि मशल फिर एहसास कमतरी का शिकार हो, मगर वो मशल का जो जवाब गड़े मुर्दे और खेड़े बिना दे दे। कुछ नहीं, हम तो घूमने आए थे। मगर हैरत है, तुम कल किसी और के साथ थी और आज ही क्या सीन है भाई? वैसे वो ज़्यादा हैंडसम था। इस लड़के का चेहरा गुस्से से लाल देखकर मशल को कमीनी से खुशी हुई। वो लड़का उस नकचड़ी लड़की को गुस्से से देख रहा था जिसने उससे कहा था कि वो उसकी जिंदगी आने वाला पहला शख्स था। पूर्ण मुस्कुराई। वो वाकई हिम्मत वाली लड़की थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ इस सेमेस्टर में फ़ेल क्यों हुई? तुम्हारी तो आदिल के साथ गहरी दोस्ती है ना, क्या उसने चीटिंग नहीं करवाई? वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने सामने करतूत खुलने पर आने से लाल हो गई। वो लड़का उसका हाथ छोड़कर वहाँ से निकल गया, जबकि लड़की मिशेल को गुस्से से देखती हुई उसके पास आई। यू विल पे फॉर दिस, वो कहती वाइट की तरफ बढ़ गई। लो, मैंने क्या किया? आजकल के लोग भी ना। वो उसके यहाँ आग लगाकर अब सती सावित्री बन गई थी और उसकी एक्टिंग देखती मुस्कुराई। चलो अब विंडो शॉपिंग छोड़ो, मुझे ऑफिस का काम भी करना है। के कहने पर वो दोनों वापस चली गए। साइम अपने दोस्तों से मिलने आया था। एहसन पुराने दोस्त को देखते उसकी तरफ बढ़ा, मगर वो हाँ सारी बातें सुनकर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर उठी। उफ, क्या लड़की थी! अपनी इंसल्ट का बदला कैसे जलाली रूप में लिया है। पर वो उसका चेहरा निकाब की वजह से ना देख पाया। उनकी नज़रों से ओझल ना होने तक वो उनको देखता रहा, फिर अपने दोस्तों को देखकर उनकी तरफ चल पड़ा। वो शाह हवेली पहुंचा तो सामने ही बीजान बैठी थी। उनके पास जाकर अस्सलामुअलैकुम बीजान, उसने सलाम दिया। जब बीजान तो चहक उठी, वो फ़ौरन से अपना काम छोड़ती उसके पास आई और उसको गले लगाए हुए उसको प्यार कर रही थी। वो भी बीजान से मिलकर बहुत खुश था। वो उनसे बहुत प्यार करता था। मेरा शहजादा पुत्र, तुझे अपनी बूढ़ी बीजान की याद नहीं आती? उन्होंने हर बार की तरह ये सवाल किया तो शाह मुस्कुराया। बीजान, मेरे पास और है ही क्या सिवाय आपके? मैं आपको बहुत याद करता हूँ। चल फिर, अब तो इस बूढ़ी दादी के पास पूरा एक हफ्ता रहेगा, उन्होंने फ़ौरन से कहा। पर बीजान, मेरा काम। चल 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 चुप, तेरा वो दोस्त है ना, संभाल लेगा वो। अब ये हफ्ता मेरा। उनकी इतनी मोहब्बत को रद्द ना कर सका। ठीक है बीजान, वो मुस्कुराता उनकी गोद में सर रह गया। वो जानता था बीजान नाराज़ हो जाएंगी, इसलिए हामी भर ली। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं आराम कर लूँ क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था। जाओ मेरा पुत्र, आराम कर लो, उन्होंने प्यार से कहा। हाँ हाँ, जाओ आराम कर लो, फिर खाने पर ही आना। वो भी जा ही रहा था कि उसने अपनी सौतेली माँ की बात सुनी। सुनते ही जबड़े तन गए। वो नफरत करता था उस औरत से। उसकी माँ को स्वयं था और ये औरत उसके घर दुल्हन बनकर आई थी। वो अपने बाप को भी मुखातिब नहीं करता था क्योंकि उसने उसकी माँ से बेवफाई की थी। उसके जाते ही दूसरी शादी कर ली। वो बिना किसी बात का जवाब दिए ऊपर बढ़ गया। अभी वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि कमरे से आती चीख की आवाज़ पर रुका। चेहरा इंतहाई संजीदा था। वो जब भी हवेली आता तो उसका चेहरा चट्टानों की तरह सख्त होता। उसके चेहरे के तने आसाब से हर कोई घबरा जाता था। वो यहाँ बिल्कुल भी वो शाह नहीं था जो अपने दोस्तों को मुस्कान के लिए ऊट पटांग बातें और हरकतें करता था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सिर्फ 3 लोगों के लिए आती थी, बाकी सबके लिए वो बेरहम बादशाह था या फिर शहजादा था। वो इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा, मगर फिर निस्वानी चीख पर रुका, माथे पर बल पड़े और कमरे की तरफ आया। दूसरे पर दरवाजे पर दस्तक दी और फिर एक और चीख। वो हैरान हुआ कि हवेली में उसकी बीजान और उसकी बाप की बीवी के अलावा तो कोई दार औरत नहीं है और मुलाजिम तो उसकी मौजूदगी में उसके पोर्शन में नहीं आते। भाई, अपनी इज्जत अफजाई जो नहीं करवाना चाहते थे। अब अदब की दायरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा खोले अंदर आया। सामने का मंजर देखकर माथे के बलों में इजाफा हुआ। मंजर कुछ ऐसा था कि कमरे की लाइट बंद किए, खिड़कियों पर पर्दे डाले, वो हॉरर मूवी लगाए बैठी पॉपकॉर्न खा रही थी। मलकीजा अंधेरा कुछ वाज़ह न कर सका और हर थोड़ी देर बाद चीख का सिलसिला जारी था। कमरे में किसी की आहट महसूस करके मुड़ी, सामने जवान खूबसूरत शख्स को देखा। शाह ने कमरे में लाइट जलाई, सोफे की तरफ देखा तो नजरें पलटना भूल गई। वो गुलाबी रंग के फ्रॉक के साथ वाइट पैंट पहने, लंबे बालों को टेल पोनी में बांधे, दुपट्टा गले में मफलर की तरह डाले, सवालिया नजरें लिए शाह को देख रही थी। अभी शाह उससे कोई सवाल करता कि वो कौन है, उसके घर में क्या कर रही है। इतने में शाह की बीवी रूम में आई। परीशे बेटा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? शाह को कमरे में मौजूद पाकर वो खामोश हो गई। शाह को उस औरत से नफरत ही, भला उसके करीबी शख्स को वो क्यों देखता? वो समझ गया इस औरत की कुछ लगती होगी, इसीलिए वापस कमरे से निकल गया। परीशे, आयशा बेगम उसके पास आई।
आनी ये कौन था? उसने सवाल किया। मेरे शौहर का बेटा। तुम दूर है ना, वो सख्त मिजाज बंदा है। उन्होंने उसको तनबीह की और उसे नीचे आने का कहकर वे चली गई। माशाल्लाह, बहुत हैंडसम था। आहा, बड़ी शर्म कर, वो बेध्यानी में बोल गई, फिर खुद को टोका। वो कमरे में आया, गुस्सा और बढ़ गया। खुद समझ नहीं पा रहा था कि किस बात पर उसे गुस्सा आ रहा है। वो वॉशरूम में गया। थोड़ी देर बाद जब वो निकला तो वो ट्राउज़र शर्ट पहने बाहर आया। सोने के लिए लेटा, आंखें बंद की तो आंखों में उसका सुर्ख और सफ़ेद चेहरा घूमा। साथ ही शाह साहब का तो दिमाग घूम गया। आंखें खोले वो छत को घूर रहा था। उसके आज तक कोई पसंद नहीं आई थी। अजीब इत्तेफाक था, जो लड़की उसे इतने सालों में पसंद है वो नफरत की बैंड चढ़ने वाली थी। अभी वो कुछ करता कि उसका मोबाइल रिंग हुआ। साइम की कॉल देखकर उसके तने असाब ढीले पड़े। वो उसको एक हफ्ता ना आने का बता रहा था, जबकि फुल नाराज़ मगर बीजान की ख्वाहिश के लिए वो खामोश हो गया। कुछ मज़ीद बातों के बाद उसने फ़ोन रखा। अब मूड अच्छा था, क्योंकि साइम शाह और दाइम का लाडला था। उनकी मुस्कुराहट की वजह भी। वो दोपहर खाने के लिए नीचे आया। बीजान ने बुलाया था। उसने एक नज़र भी टेबल पर मौजूद पहले से बैठे लोगों को ना देखा। उसके बाबा साहब ने उसे अपने बेटे की बेरुखी को देखा तो वो लब भींच गए। बीजा ने उसकी तरफ दुख से देखा कि वो अपने बाप से इस कदर नफरत करता है कि उनको सलाम तक नहीं किया, बिल्कुल अनजान बन गया उनकी मौजूदगी से। यह तो हमेशा से होता आ रहा था। अभी खाना शुरू ही किया था कि परी सीनों से नीचे उतरती नजर आई, जिसने अभी वही हुलिया बनाया हुआ था। वो बस दुपट्टा सर पर रखा था। वो आई और बीजान की गाल पर किस करके उनको दूसरी जानिब बैठ गई। उसने एक नज़र मगरूर शहजादे की तरफ देखा तो पलकें चुपके जल्दी से खाने पर झुके, क्योंकि शाह खाना छोड़कर उसी को ही देख रहा था। जबकि वो उसकी पलकों को गिरने उठने पर मुंह से मुस्कुराया। फिर खाना खाकर वो बीचन के साथ लाउंज में बैठ गया। अपनी नज़र मुसलसल परी को तलाश कर रही थी। बीजान, ये लड़की कौन है? जान तो गया था, मगर बीजान की नज़र पर महसूस करके सवाल किया। ये आयशा की भांजी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्ची है, मिलनसार है, उन्होंने बताया। तो नफ़रत फिर से ऊँध आई। उस औरत की वजह से वो मासूम भी उसकी नफ़रत का शिकार हुई। उसने सारा इस बात में लाया। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, तो दादी के पास रहती थी। अब उनका इंतकाल हुआ तो अकेली बच्ची ही थी, हम अपने पास ले आए। वैसे भी हवेली सुनसान होती है, तुम भी तो यहाँ नहीं होते। वो उसके अगले सवाल का इंतज़ार कर रही थी, फिर सर झटक कर बोली। जानती थी कि वो आयशा बेगम से जुड़े रिश्तों से भी खार खाता था। आप उस लड़की को मेरी जगह दे रही हैं? वो दबे दबे गुस्से में बोला। कैसे? वो औरत उसकी माँ की जगह लेकर अब ये लड़की उसकी जगह? वो सब गो इंसान था, मगर अक्सर हमारे अंदर की कमी और खालीपन हमारे वजूद में खामियां पैदा कर ही देती हैं। ना पुत्र, तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं तो बस परी को यहाँ मौजूदगी की वजह बता रही थी। मुझे नफरत है उस औरत से और उससे हर रिश्ते से, उससे जुड़े हर रिश्ते से। वो फिर गुस्से से बोला। लहजे में नफरत वाज़ा हो रही थी, जाहिर थी। जबकि परी जो बीजान के पास ही आ रही थी, शाह के अल्फाज से मुंजमद हो गई। उसे तो वो मगरूर से ज़्यादा पसंद आया था, मगर खुद के लिए नफरत का सुनकर वो भीगी आंख के लिए वापस चली गई। वो उठकर जाने लगा जब शाह ने उसे वहाँ से जाते देखा, और फिर वो हवेली से निकल गया। परी, परी मेरी जान। जी यानी वो जो शाह के लफ्ज़ों को ही सोच रही थी, आने से नफरत समझ नहीं पाई। अब आने की आवाज़ पर उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। आरिफ कल तुम्हें लेने आएगा, तैयार रहना। आयशा बेगम ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर प्यार से कहा। वो क्यों? उसने नासमझी से पूछा। निकाह के सूट के लिए और वो बाकी चीज़ों के लिए, उन्होंने उसके धुले कपड़े अलमारी में रखते हुए कहा। तो क्या मेरा जाना ज़रूरी है? आप उसको बोले अपनी मर्ज़ी से ले आए। उसने जान छुड़ाने वाले बेजार अंदाज से कहा। पागल लड़की, निकाह है तुम्हारा, अपनी पसंद से लेना और फिर इससे बात का वक्त नहीं मिलेगा तो एक दूसरे की पसंद नापसंद का पता चलेगा। उसने उस बात पर मुंह बनाया। इंसान कई दफ़ा साथ रहकर नहीं जान पाता किसी को एक मुलाकात से क्या होगा। पर इस चुप करो, क्या अनाप शनाप बोलती रहती हो? इधर आओ, सामान ठीक से रखो। क्या हाल कर रखा है हर चीज़ों का? उन्होंने उसको टोका और काम में मसरूफ़ कर दिया। बाहर से गुजरते नुमान शाह के कान में उसके निकाह की बात पड़ी। वो इग्नोर करता आगे बढ़ गया, मगर अजीब सी बेसुकूनी थी जो उसको समझने से बाहर थी, मगर वो मुसलसल इग्नोर कर रहा था। दिन रात घर में आया तो जब आज उसके ख़ास मेहमान आए थे, जिनसे मीटिंग में सारा दिन गुजर गया। साईं माड़ा तिरछा लॉन्ज में सोफे पर पड़ा सो रहा था। दाई ने उसको देखा तो हल्की मुस्कुराहट उभरी, पर महज हल्की मुस्कुराहट। वो भी सिर्फ अपने जान से प्यारे भाई के लिए, वरना उसे मुस्कुराना तो कई साल पहले ही छोड़ दिया था। वो अपने कमरे में आया, चेंज करके अब ट्राउज़र शर्ट पहने हुए बाहर आया। साईं के पास आया। साईं मेरा बच्चा, उठो। वो उसकी कुल कायनात था। माँ बाप की मौत के बाद उसने अपनी जवानी अपने भाई के बचपने पर कुर्बान कर दी थी। रात दिन मेहनत की, उसकी ख्वाहिशात पूरी की, उसको माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। बड़ी आप आ गए? वो थोड़ी सी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखता बोला, जो उसके पास सोफे पर बैठे थे। खाना खाया? उसने सवाल किया। नो बड़ी, आपका वेट कर रहा था, उसने जवाब दिया और उठ बैठा। उसने मुलाजिम को खाना लगाने के लिए कहा। साइम काफ़ी देर अपने भाई को अंदर खालीपन को देख कर बोला। बड़ी, आपसे एक बात करूं?
तुम कब से इजाज़त देने लगे? उसने सवाल के बदले में सवाल किया। बड़ी आप शादी कब करेंगे? उसने झिझक कर सवाल किया। उसे उसे लग रहा था हर बार की तरह जवाब मिलेगा, मगर फिर किसी उम्मीद के तहत सवाल किया। वो नहीं जानता था कि इनकार की वजह क्या है, मगर वो जब भी जवाब मिला तो इनकार। जब उसकी बात पर उसने मकेन की नज़र से उसकी तरफ देखा, सवाल की वजह उसने खाना खाते हुए कहा, बटी मुझे आपकी मसरूफियत से अपना आप थोड़ा छोटा लगता है। आपने मेरी खातिर अपने बारे में सोचना छोड़ दिया। प्लीज़ बटी आप शादी कर लें। उसने उदासी से कहा। आखिर पर मिन्नत की। वो शौक़ से उसे देखे गया। वो तो कोशिश करता था कि अपने खालीपन को वाज़ह ना कर सके, मगर कहते हैं ना आपके अपने और जो आपके करीब होते हैं आपकी खामोशी को भी सुन लेते हैं। अगर दाइम मुझसे मोहब्बत करता तो साइम भी जान से रखता था अपने भाई पर। उसने लंबी सांस बहाल की। साइम मैंने कितनी दफ़ा कहा है जब वक्त आएगा तो कर लूँगा, मगर कब भाई? क्या किसी का इंतज़ार है? उसने सांस बहाल की। एक सिरापा आंखों में लहराया। उसने सर झटक दिया। मेरी काफ़ी को बोलो फैज़ी को। उसके बाद नज़रअंदाज करता काफ़ी को कहकर चला गया और ऊपर कमरे में आकर उसने आंखें बंद करके सोफे से पुष्ट लगाकर सर लगा गिराया। एक हसीन सरापा उसकी आंखों में समाया। वो मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक कमी थी। मुकम्मल मुस्कुराहट नहीं थी। माशाअल्लाह मैं ऑफिस जा रही हूँ। नाश्ता टेबल पर लगा है, फिर कहा कर जाना। वो मसरूफ़ सी अपनी चीज़ें उठा रही थी और अपने साथ मशों को जगाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ओके यार अब मैं निकल रही हूँ, वो कहती निकल गई। उसकी खड़ूस बॉस की मीटिंग थी और वो लेट होकर डांट नहीं खाना चाहती थी। टैक्सी से ऑफिस पहुंची और ऑफिस में कदम रखा। अपनी वहाँ की एक दोस्त से पता चला कि बॉस अभी नहीं आई तो जान पे जान आई। वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। मशल उठी, तैयार होकर नाश्ता किया और यूनी के लिए निकली। आज वो शिद्दत से दुआ करी थी कि वो घुंडे उसके रास्ते में ना आए, मगर सामने दो लड़के जिनके चेहरे पर खबासत टपक रही थी वो उसी को नहा रहे थे। वो अबाया और हिजाब में मुकम्मल खुद को छुपाया उनके पास से गुजरी, मगर अपने पीछे उनको आते देखकर वो परेशान हुई। पहले वो आवाज़ें करते थे, आज उसके पीछे आ गए। वो इतनी बहादुर थी कि मगर वो इन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके अपने ताल्लुकात पुलिस से थे। वो तेज़ कदम लिए आगे बढ़ गई। वो लड़के भी तेज़ कदम लेने लगे। मशर ने दौड़ लगा दी। वो लड़के भी भागे। अरे बेबी डॉल किधर भागती हो? मशर भाग रही थी। एक उसकी टक्कर आगे से आती गाड़ी से होकर वो गिर गई। वो लड़के भी हंसते हुए उसके सर पर पहुंचे। गाड़ी से भी वो निकला ये देखने के लिए कि किसको बेदहानी में गाड़ी मार दी। उसने कहा शाब्रो मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। मोबाइल पॉकेट में रखा। वो सारी बात समझ गया था उन लड़कों का हुलिया देखकर। वो लड़की के सामने खड़ा हुआ तो उनकी गंदी नज़रों से वो महफूज हो गई। ओए लड़के हट, ये हमारा शिकार है, चल निकल इधर से। उसने सर इस बात में लाया और अगर मैं ना आ जाऊँ तो? उसने एक नज़र अपने पीछे बैठी लड़की की तरफ देखा और मुड़कर उनसे कहा, तू जानता नहीं है हम कौन है? उसको धमकाने के लिए बोले। लो मुझे क्या पता कौन है, मैंने तुम्हारा कोई शनाख्ती कार्ड थोड़ी देखा है। उसने उनकी तरफ हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा चाचा पुलिस में है। उसमें से एक ने कहा, ओह फिर तो तुम्हें जेल की सैर करवानी चाहिए। रिश्तेदारों से मेलजोल अच्छी बात है, मुलाकात हो जाएगी। साइम ने कहा। उनमें से एक ने आगे बढ़कर मुक्का मारना चाहा जब साइम ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और उससे कड़क की आवाज़ आई तो वो शख्स बिलबिला उठा। साइम ने दूसरे की टांग पेट में मारी और दूसरे की टांग पेट में मारी। वो नीचे गिरा तो उसके पास बैठकर उसने हल्की आवाज़ में कुछ कहा और उठा। चलो तुम दोनों से तफसीली मुलाकात के लिए मैं इंतज़ाम करता हूँ। वो कहकर लड़की की तरफ मुड़ा, मगर वहाँ से वो गायब थी। बंदा थैंक्स ही कह देता है, वो मुंह में बड़बड़ाया। अपने गार्ड को कॉल किया। थोड़ी देर में उन दोनों गुंडों को वहाँ से गार्ड के हवाले कर दिया। मशर ने जब गाड़ी से निकलते शख्स को देखा तो उसने सर झुकाकर अपना नकाब ठीक किया। वो उसके सामने खड़ा हुआ तो उसको सुकून मिला कि उसकी हिफाजत करने के अल्लाह ने भेज दिया। मगर वो यूनी से लेट हो रही थी, इसलिए वहाँ से आहिस्ता से निकल गई और यूनी आ गई। वो नीचे बैठा तो उस गुंडे से कहा, यू हैव मेड अ बिग मिस्टेक बाय मैसिंग विद हर। वो समझ गया था कि ये वही मॉल वाली लड़की है जिसने रात से नींद आराम की हुई थी और वो कल रात भी उस लड़की के बारे में सोचता रहा था। वो भारी कदम लेता हुआ ऑफिस में आया। उसके पीछे उसकी सेक्रेटरी था। वो मीटिंग के लिए दूसरी कंपनी में आया था। मीटिंग रूम में पहुंचा। वहाँ पहले से मौजूद लोग खड़े थे, उसको वेलकम कर रहे थे। वो महज सर इस बात में ला गया। मीटिंग शुरू करने का इशारा किया गया तो मीटिंग रूम में एक लड़की दाखिल हुई जो सर से पाँव तक अबाया में ढकी हुई थी। उसके बॉस ने उसे देखकर कोफ से सर झटका। जो खुद तो जीन्स शर्ट पहने सामने बैठी है, हरी आंखें शहजादे को देख रही थी जिसने उसकी तरफ देखना ज़रूरी नहीं समझा था।
उस हरी आँख के शहजादे ने उसे देखा तो वो उसकी आंखों को गौर से देखने लगा। फिर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभरी। उसके गाल पर पड़ता डिम्पल उसकी पुरकशिश बनाता था। उसने प्रेजेंटेशन देना शुरू की। दाइन ने बोर्ड पर नजर रखी हुई थी जब अचानक अनजाने में उसकी नज़र हूर पर पड़ी जो किसी चीज़ से परेशान लग रही थी। उसने उससे नज़रें हटाई और अपने साथ बैठे लोगों को देखा जो बोर्ड पर चलती प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स को नहीं बल्कि इन आँख से हूर को ही देख रहे थे। उसने कहर भरी नज़र सब पर डाली। लोअर योर गेज राइट नाउ, अपनी नज़रें नीची करो अभी की अभी। उसने गुस्से से हुर्राते टेबल पर जोरदार हाथ मारा जबकि वहाँ मौजूद तमाम नफूस घबरा गए। सबने नज़रें फ़ौरन हटा ली। मायरा जो हूर की बोझ थी वो उठी और उसके पास आई। क्या हुआ मिस्टर खान? अभी की अभी सबको निकाले यहाँ से, वो दांत पीस कर बोला। हूर को लगा वो उसकी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया। वो नौकरी के हाथ से गवा देगी और ये उसकी बॉस की लास्ट वार्निंग थी। ओके मिस्टर खान, मैं निकालती हूँ, मायरा ने दाइम खान को कहा और सबको बाहर निकलने का बोला। वहाँ सब वजह जानना चाहते थे इसलिए उनको लिए बाहर निकल गई। सर आपको मेरी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आई, प्लीज़ एक और चांस दे दे, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक चांस प्लीज़ सर, प्लीज़, मेरी बॉस मुझे जॉब से निकाल देंगे। उसने दाइम को उठते देखकर हिम्मत करते कहा, वरना वो मर्दों से बात नहीं करती थी पर ये उसकी जॉब का हिस्सा था। जब खान उसकी आवाज़ पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, कल से मेरे ऑफिस को ज्वाइन कर सकती हो। उसने उसकी तलस्माती आंखों को देखकर नज़र फेर ली और उसकी बात को नज़रअंदाज करता हुआ अपना कहता वहाँ से निकला। जबकि वो हैरान रह गई कि होश तब आया जब बॉस की आवाज़ कानों में पड़ी। यू आर फायर। वो घबरा गई। पर मैम, शट अप, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे सो कॉल्ड पर्दे की वजह से इतना इंपॉर्टेंट क्लाइंट हाथ से निकल गया। उसने ऊपर चीखते हुए कहा, यू शट अप, मेरे पर्दे की वजह से नहीं, वहाँ होती बेहयाई की वजह से हुआ है। मेरे पर्दे में होते हुए भी वहाँ ना मर्दों की गंदी नज़रें, मेरे गलीज नज़रें मुझ पर थी, इसलिए हुआ है। वो अपनी बॉस की हर बात सुन लेती थी मगर पर्दे पर वो किसी की बकवास नहीं सुनती थी। वो कहते हुए वहाँ से निकल गई जबकि मायरा मुठ्ठियाँ भींच कर रह गई। क्या हुआ मिशेल, क्या सोच रही हो? हूर ने मिशेल से पूछा जो गायब दिमाग से लगी। हाँ, क्या कहा? वो वाकई गायब दिमाग से फिर सवाल करके। क्या वो गुंडे फिर से रास्ते में? हूर को लगा उसके लिए परेशान है। नहीं, उम्मीद है अब नहीं आएंगे, उसने हूर की तरफ देखकर कहा जिसके चेहरे पर नासमझी थी। फिर उसने दिन वाला वाक़या सुनाया। ये तो अच्छा हुआ तुमने शुक्रिया अदा किया। नहीं, मैं लेट हो रही थी इसलिए निकल गई। हूर ने सरस बात में। अच्छा चलो सो जाओ, कल मुझे एक दो जगह इंटरव्यू के लिए जाना है। क्या? पर तुम्हारी तो जॉब है। फिर उसने पूछा। है नहीं थी। हूर ने लंबा सांस लिया और फिर उसको दिन में हुआ सब कुछ बता दिया। अरे तो जब वो ऑफ़र देकर गया तो फिर क्यों नहीं जाना चाहती? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, तुम लाइट ऑफ कर दो। ओके, फिर मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। वो कहते लाइट ऑफ करके सो गई। वो सुबह से 3 ऑफिसेज में जा चुकी थी मगर सब ने बाद में रब्ता करने का कहा था। वो इस वक्त भी इंटरव्यू के लिए आई थी। हुरिया कौन है? वो अपनी सोचों में गुम थी जब अपने नाम की पुकार पर मुतवज्जो हुई। जी मैं हूँ। उस लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक अबाया में देखा तो चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए उसके साथ चलने को कहा। अगर आप सिलेक्ट हो गई तो मैं आपकी दोस्त पक्की। उसने हुरिया को देखा जो मुस्कुराई कि उसे किसी को तो उसके पर्दे से मसला नहीं है और सरस बात में लाया। वो उसके ऑफिस के सामने ले आई। अब जाओ, बेस्ट ऑफ लक। डरना नहीं, सर बहुत अच्छे हैं। वो कहते वहाँ से गायब हो गई। हुरिया ने नॉक किया। अंदर से परमिशन पर वो अंदर आई। वो अंदर आकर चलते हुए ऑफिस को देखने लगी। हेड चेयर खाली थी। वॉशरूम से पानी की आवाज़ से मालूम हो रहा था कि बॉस वॉशरूम में है। बैठो। अचानक आवाज़ पर डर कर घूमी और इस शख्स को देखा जो चलता हुआ अपनी कुर्सी पर संभाल चुका था। आप? वो दाइम खान को देखकर हैरान हुई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके बेतुके सवाल पर उसने हूर को देखा जो मैरून अबाया के साथ हिजाब निकाब में थी। उसके तलस्माती आंखें देखी। मैं अपनी ऑफिस में ही हूँ मिस हूर, अब पंसार की दुकान पर तो बैठने से रहा। उसने उसके बेतुके सवाल का जवाब दिया। मेरा मतलब, क्या मैं आपको आज से ज्वाइन करने का बोला था मैंने, फिर आप ये इंटरव्यू क्यों? उसने उसके मिनमनाहट को इग्नोर किया और अपना सवाल किया। वो उसे नहीं अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए बोला। उसे देख नहीं रहा था, अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए बोला। वो मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती। क्यों? घर से बहुत दूर है, पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज दी जाएंगी। मैं अभी अंडर स्टडी हूँ और भी बहुत है यहाँ। वो उसे दुबदू जवाब दे रहा था। हूर ने उसे गुस्से से देखा। आप क्यों चाहते हैं मैं यहाँ जॉब करूँ? क्या इसलिए कि आपकी वजह से मेरी जॉब चली गई? हूर ने उससे सवाल किया। मैं वजह नहीं हूँ इसकी, और आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी अच्छी है इसलिए मुझे आपकी ज़रूरत है और मैं डबल पे दूंगा। उसने उससे दोनों सवालों का जवाब दिया। उसने कमाल बेनियाजी से खुद को बरी इल्ज़ाम किया। वो उसको देखती रह गई। कल से आप ज्वाइन कर सकती हैं। नाउ यू मे लीव। वो जी कहती सर इस बात में लाकर बाहर निकली। जब वो लड़की उसके पास आई। क्या हुआ? मिली जॉब? हाँ मिल गई।
हूर ने उसकी तरफ देखकर कहा तो वो मुस्कुराई। आपका नाम? हूर ने उससे नाम पूछा जो उसकी दोस्त बन चुकी थी। मेरा नाम मुस्कान है और आप पर सूट करता है। वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर हूर भी मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, लेकिन ये आप जनाब तो नहीं बोलो। हूर ने कहा। फिर कुछ बातों के बाद वो ऑफिस से निकल गई। रात का पहर था। वो एक अंधेरा कमरा, बस कुर्सी पर निढाल शख्स के सर पर एक लाइट थी। सामने मोस्टर कुर्सी पर बैठा था। देखो तुम मुझे बताओ तो रिहाई दे दूंगा। मैं उसके बारे में नहीं जानता, तो तुम मुझे मौका दो, मैं उसके बारे में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें दे दूंगा, मगर खुदा की कसम इस बात से अनजान हूँ। उसने जान के बचाव के लिए कहा। मतलब मेरे दुश्मन के साथ धोखा? मोस्टर मुंह पर ब्लैक मास्क लगाए सामने बैठा था। उसकी आंखें सफाक थीं। मोस्टर उनको मौत का इनाम देता है जो मेरे दुश्मन से गद्दारी करे, तो तुम इसके हकदार हो। उसने नोकीली चीज़ अपनी जेब से निकाली और उसके चेहरे पर मारी। वो शख्स जो पहले ही उसके आदमियों के दिए दर्द से निढाल था, उस पर उसका गहरा वार। वो बिलबिला उठा। मोस्टर उठा और अपने ख़ास आदमी को गोली मारने का कहा, क्योंकि मोस्टर मौत उससे देता था जो मौत मांगते थे। ये उसका स्टाइल था। एहसान करना उसकी पुरानी आदत थी। गोली सीधी उसकी शायराक पर लगी और सर धड़ से अलग होकर ढलक गया। मोस्टर वहाँ से निकल गया। हूर देखो, अल्लाह ताला भी यही चाहते हैं कि तुम वहाँ जॉब करो। अब तुम परेशान मत हो। पर मशल, हूर ने कुछ कहना चाहा। क्या मशल? हाँ, आखिर मसला क्या है? पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज भी हैं, फिर क्या? मशल थक गई थी अब उसे समझा के, पर वो एक बात पर अड़ी थी। क्या वो ये जॉब नहीं कर सकती? कुछ नहीं। वो कहते हुए उठकर खिड़की के पास आई। हूर यार, मशल इसके पास आई। हूर यार, मशल उसके पास आई। तुमने आज तक बताया नहीं, तुम इतना डरती क्यों हो किसी नई जगह जॉब से? हूर ने उसको ये डर खौफ हमेशा मेरे साथ रहेगा मिशी, कोई नई बात नहीं। वो हमेशा की तरह बात गोल कर गई। अच्छा, तुम्हारी फैमिली किधर है? उसने फिर सवाल किया। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। चलो अब बस सोने चलो। और फिर दोनों सोने के लिए खिड़की के पास से हटी। हूर की आंखों से दो मोती गिर के बेमोल हुए। वो साफ करती बेड पर चली गई। वो सुबह नीचे आया तो मामूल से हटकर हलचल देखकर माथे पर बल पड़े। उसे यहाँ 2 दिन हो गए थे और दिन में अपनी मीटिंग अटेंड करता या बीजान के कमरे में होता। उसने अपने मुलाजिम को बुलाया। रशीद काका, ये किस चीज़ की तैयारी हो रही है? छोटे मालिक पर परी बीबी के निकाह की तैयारी हो रही है। वो शौक से सब देख रहा था। अचानक उसे याद आया कि उसने परी के निकाह की बात सुनी थी, फिर उसे किसी के साथ जाते देखा था। उसने मुठ्ठियाँ भेज लीं। ठीक है। वो बाहर जाने लगा जब उसको परी की आवाज़ आई। तबस्सुम आपी, प्लीज़ मेरा ड्रेस बहुत लूज़ है, ठीक कर दें। वो नौकरानी से मुखातिब थी। ड्रामेबाज। वो उसके बिना देखे लकब देते हुए निकलने लगा जब उसका मुलाजिम बोला, छोटे मालिक नाश्ता। वो जो इनकार करने वाला था रुका और तबस्सुम को देखा जो उसके कपड़े लिए ठीक करने जा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। तबस्सुम, उसने उसे आवाज़ दी। वो फ़ौरन पलटी। वो ड्रेस परी को पकड़ाते हुए शाह के पास है। जी छोटे साईं, मेरा नाश्ता बनाओ। जी छोटे साईं। वो वहाँ से किचन में चली गई। परी जलती कुर्ती उसके पास आई। देखिए, मैंने आप ही को मेरा ड्रेस ठीक करने को बोला था। आप किसी और से नाश्ता बनवा लें। वो पहली दफ़ा उससे आमने सामने मुखातिब हुई। उसने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा। उसके जवाब ना देने पर वो गुस्से से सुर्ख हुई। शाह ने उसके चेहरे की सुर्खी को देखा तो दिल ने एक बीट मिस की। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? परी ने फिर कहा। तो वो तलस्सुम टूटा। मैं किसी को जवाब दे नहीं। वो उसको वहीं हैरान छोड़ता आगे बढ़ गया। जादूगरनी। एक और लक़ब से नवाजा। परी को समझ नहीं आया कि अब उसे क्या कहे, तो फिर उसके सर पर पहुंची। अगर आपकी दुल्हन का ड्रेस ख़राब होता तो भी आप यही करते। वो रवानी में उसे कह तो गई, मगर मासूम का अंदाज़ा न था। जब शाह उसको देखता उठा और उसके कद में छोटी थी, शाह उसकी तरफ झुका। मेरी दुल्हन तुम जैसियों की तरह नहीं होगी, वो कहकर पीछे हो गया। मगर परी को लगा उसका अगला सांस अटक गया। मतलब क्या है आपका? मुश्किल से उसके ये अल्फाज मुंह से निकले। तुम जैसी मतलब घटिया आने की घटिया भांजी। वो तबाहकुन मुस्कुराहट के साथ कहता नाश्ते की टेबल की तरफ बढ़ गया। उसके एक्सप्रेशन देखने लगा। उसकी आंखों में नागवारी की लहर दौड़ी जब आयशा बेगम को उसके साथ देखा। वो रोते हुए अपने कमरे में बढ़ गई। जबकि शाह भी लब भेज कर उसकी रोती आंखें देख गया। वो लब भेज गया था उसकी रोती आंखें देखकर। अजीब शख्स था वो, उसको रुलाता भी था। उसकी भीगी आंखों पे भी ज़ब्त आजमाती थी। वो हवेली से निकल गया। बिना नाश्ते हवेली से निकल गया। परी कमरे में आई और दरवाज़ा बंद किया। वो दरवाजे के पास ही नीचे बैठ गई और आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बहुत एहतियात करती थी उसकी दादी की परवरिश पर बात ना आए। आज उस शख्स ने उसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दिया था। वो रोती हुई उसकी हिचकियाँ बंद की और अपने माँ बाप की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई।
परी बेटा क्या बात है, तुम रो रही हो, जल्दी दरवाज़ा खोलो। आयशा बेगम जो उसकी तैयारी के मुतालिक बात करने आई थी, उसके कमरे में रोने की आवाज़ें सुनाई थी तो परेशानी से उसको पुकारा। परी ने दरवाज़ा खोला, उसकी रोई हुई आंखें सूज रही थी रोई हुई आंखें सूज रही थी। आयशा बेगम ने जल्दी से आगे गले लगाया। मेरी जान क्या बात है, क्यों इस तरह रो रही हो, मुझे आपसे कुछ पूछना है, उसने कहा। हाँ ठीक है, तुम यहाँ बैठो। उन्होंने उसे सोफे पर बिठाकर पानी ग्लास में डाला, उसको पिलाया। पानी पियो। उसका जिस्म अब भी कांप रहा था। वो बहुत नाजुक सी लड़की थी। अनीश शाह से इतनी नफरत क्यों करते हैं, उसने आयशा बेगम से पूछा, जिनके चेहरे पर साया सा गुजरा। परी मैंने मना किया था, उससे दूर रहो, मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, इसलिए वो ऐसा करता है। पर आनी उसने कुछ कहना चाहा। बस बहुत हो गया, तुम्हारा निकाह है थोड़ी देर बाद और तुम मुख फजूल सवाल कर रही हो। चलो उठो, पार्लर वाली आने वाली होगी, तुम फ्रेश हो जाओ। उन्होंने उसे फिर से खामोश करवाया और ख़ुद बाहर निकल गई। सब मेहमान आ चुके थे। परी को नीचे लाया गया, जो सफ़ेद बारबी फ्रॉक में बिल्कुल परी मालूम होती थी। शाह जो बीजान से माजरत करता जा रहा था, सीढ़ियों की तरफ जाने देखा तो दंग से उस हसीन लड़की को देखता रह गया। अरे मेरी बहू इतनी हसीन लग रही है। पास से आती आवाज़ पर वो होश में लौटा, वरना उसकी नज़र उस परी से हट ही नहीं रही थी, जो वाकई परी लग रही थी। उस पर हल्का मेकअप उसे और भी हसीन बना रहा था। उसने देखा कि परी को लाकर उस सोफ़े पर बिठाया। सामने वाले सोफ़े पर आरिफ बैठा था। दरमियान में फूलों की लड़ियाँ लगाकर पर्दा बनाया गया था। उसने जब से लाल होती आंखों को बंद किया। उसने मोबाइल निकाला, एक मैसेज बंद करके खोला। उसने मोबाइल निकाल कर एक मैसेज करके आखिरी नज़र परी को देखा और वो वहाँ से बाहर निकल गया। वो ऑफ़िस में बैठी अपने काम में मसरूफ़ थी जब मुस्कान उसके ऑफ़िस में दाखिल हुई। यार चलो लंच करते हैं। नहीं तुम जाओ, मैं काम ख़त्म कर लूँ। उफ़ लड़की, थकती नहीं हो इतना काम करके? नहीं, उसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। अच्छा चलो मैं लंच करके आती हूँ। वो वहाँ से वापस चली गई। जब हूर के लैंडलाइन पर कॉल आई, उसने कॉल रिसीव की। मिस हूर मेरे कैबिन में आए। कॉल पर दाइम की आवाज़ गूंजी। जी सर, उसने जल्दी से कहा। उसके ऑफ़िस में जब ऑफ़िस में 2 लोग थे, वो अंदर आकर एक जगह रुक गई। जब दाइम ने उसे देखा तो जो ब्लू अबाया पहने खड़ी थी। साइम ने हैरानी से उस लड़की को देखा और फिर अपने भाई को। ये कौन है, उसने दाइम से पूछा। नई एम्प्लॉय है मेरी, उसने लैपटॉप पर देखते हुए कहा। साइम ने इस बात में सर हिलाया, जबकि हूर को उन दोनों की शक्लों में मुशाबत महसूस हुआ कि ये उसके बॉस का भाई है। उसका उस पर नज़र ना करना उसे अच्छा लगा। आप मिस हूर वहाँ क्या कह रही हैं? दाइन ने उसको अभी भी उसी एक जगह खड़े देखकर दाएं अब्रूज का उठाकर पूछा। हूर अब आगे बढ़ी और उसे एक नज़र साइम को देखा, जो उसे नहीं देख रहा था। तो सुकून से आगे बॉस की तरफ बढ़ी। आपको मैंने मेल की थी, आपने चेक की? दाइन ने नज़रें फाइल पर गाड़े हुए से पूछा। जी सर, मैंने उसी पर काम कर रही हूँ। उसे उन दोनों भाइयों की ये आदत अच्छी लगी कि वो नज़रें बिना उस पर रखे बात करते थे। उसे मज़ीद सवाल किया, फिर वो वहाँ से चली गई। बडी, मुझे मेरी भाभी मिल गई, साइम ने उसके जाते शौक लहजे में कहा। दाइम ने उसे घूरा। अच्छा आप सोच लें अच्छी तरह, फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। अभी मुझे शाह भाई के लिए भी लड़की देखनी है, फिर अपनी भी, उसने फिर से कहा। साइम, दाइम ने उसको तनबीह नज़रों से टोका। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। वो ऑफिस से निकल गया। दाइम मुस्कुराया, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मशल अपनी क्लास से बाहर निकली जब सामने साइम अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। मशल उसे देखकर हैरान हुई। उसने आज से पहले उसे यहाँ नहीं देखा था। वो उसके पास से गुजरने लगी जब वो उसके पीछे आया। हेलो मिस हिजाबन, उसे उसकी तरफ आते शौक लहजे में कहा, मगर उसकी घूरती आंखों पर नज़र पड़ते ही उसने फ़ौरन अपने कान पकड़ लिए, जबकि उसकी बच्चों जैसी हरकत पर मुस्कुराई। उसे मुस्कुराता देखकर साइम ने बेसाख्ता कहा, वक़ा तासु सतरगी दबर ज़ालिमदी। पश्तो के लफ्ज़ हैं यार। उसकी बात पर नासमझी से मशल उसे देखने लगी तो फ़ौरन होश में आया। आपने उस दिन मुझे मौत के मुंह में अकेला छोड़कर अच्छा नहीं किया। अगर वो गुंडे मेरी कोई हड्डी तोड़ देते तो? अरे भाई मैं तो भी शदीद कंवारा हूँ। जब उसकी बात पर मशल उसे अजीब नज़र से देखने लगी। आपके स्क्रू ढीले हैं, आप हट्टे कट्टे उन 2 लड़कों को मार नहीं सकते थे, और मैं वहाँ क्या करती? शुक्रिया तो बोल ही सकती थी ना मोहतरमा, साइम ने भी चुपते हुए लहजे में कहा। मैं लेट हो रही थी इसलिए। उसने उसे अपनी वजाहत थी। उसकी नज़रों में हवस महसूस नहीं हुई थी। वो पहली बार किसी से इतनी देर मुखातिब थी। हाँ मैं तो दुनिया जान का वेला हूँ ना। उसकी बात पर वजाहत पर साइम ज़ेरे मुस्कुराया और मज़ीद बात बढ़ाई। जब उसने कहा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? तुम्हारी आंखों से। उसकी बात सुनते ही मशल ने पलकें झपकाई। बिना जवाब दिए वो वहाँ से फ़ौरन से निकली। साइम मुस्कुराता वहाँ से पलटा। मौलवी साहब ने अभी निकाह शुरू होने वाला था जब पुलिस हाल में दाखिल हुई।
रुकिए मौलवी साहब, उन्हें उनके असल ससुराल वाले लेने आए हैं। इंस्पेक्टर की आवाज़ हाल में गूंजी। तमाम लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। आरिफ ने घबराकर पुलिस को देखा। उसकी माँ भी परेशानी से देखने लगी। क्या मतलब है आपका? रिजवान शाह, जो कि नुमान शाह का बाप था, उठकर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा। मिस्टर शाह, ये 2 लड़कियों की इज्जत रोने वाला दरिंदा है और इस पर अब और भी बहुत से हिसाब निकलते हैं हमारे। जब आयशा बेगम को लगा कि उन्हें बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा। ये क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने लड़खड़ाते लहजे में कहा। जी हाँ, हम तमाम सबूतों के साथ आए हैं और यहाँ भी शादी का मकसद लड़के के नाम लगी जायदाद है जो इसके बाप ने इसके नाम लगाई थी। अब हमें इजाज़त दें, हमें मुलजिम को साथ ले जाना। उन्होंने कहते ही कांस्टेबल को इशारा किया। आरिफ ने भागने की कोशिश की मगर पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, सो वो पकड़ा गया। वहाँ से लड़के वाले भी सरससीन की तरह गायब हो गए। परी सारे वाक़े में पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी। उसको शाह के लफ्ज़ याद आए। मुझे उससे नफ़रत है। तुम जैसियों की तरह नहीं होगी वो। खटिया आने की खटिया भांजी। उसके दिमाग में बार बार ये लफ्ज़ गूंज रहे थे। कान साए करने लगे। उसके पास क्या हो रहा था उसे खबर नहीं थी। लोग वहाँ खड़े बातें बनाने लगे। लोग हर हाल में लड़की को ही क्यों सुनाते हैं? क्यों उसकी रूह को अपने लफ्ज़ों के वार से छलनी कर देते हैं? हकीकत जानते हुए भी कि परी की कुछ भी फ़िक्र में कुछ उसके ख़िलाफ़ और कुछ टोंटे मारने और पर अजीब बातें बनाने लगे। शादी टूटने पर अजीब सी बातें बनाने लगे। शाह को बुलाओ। बीजा ने मुलाजिम को कहा। उसने सर हाँ मिलाते फ़ोन पर शाह को कॉल लगाया। शाह हवेली पहुंचे। उनके लहजे में रौब था। शाह ने आने का कहा। बीजा ने परी को शाह से निकाह का कहा। परी को लगा उसकी जान निकल जाएगी। उस शख्स की तरफ से उसके दिमाग में गूंजे। उसने बीजान की तरफ देखा। आंखें सब कुछ लुट जाने का मंजर पेश कर रही थी। हमारे साथ आओ। वो परी को लिए कमरे में चली गई। सो द व्यूवर्स, ये सेकेंड एपिसोड थी हमारी और मुझे लगता है बहुत लॉन्ग हो गई है, तो होप सो आपको अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।